Good morning, children. Welcome to online classes of Heritage Public School. I hope you all are doing well and fit and fine. Okay, so let's continue our studies. Please take out your books. Okay, student. So for today, our topic is Chola administration. The Chola Empire was divided into units like provinces called mandalams, which were further divided into Vala, नाडूज़ एंड नाडूज़. मतलब जो चोला एम्पायर था वो यूनिट्स में डिवाइडेड था, जैसे कि मंडलम्स हो गए. फिर वो और यूनिट्स में डिवाइडेड थे मंडलम्स भी, जैसे कि वांडुलम्स, वाला नाडूज़ हो गए और नाडूज़ हो गए. नाडूज़ क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ विलेज होता है. मतलब छोटे छोटे उन्होंने, जैसे बहुत बड़ा एम्पायर है उसको पहले मंडलम्स में कर दिया, फिर उनको भी और छोटे छोटे विलेजेस में, ग्रुप ऑफ विलेजेस में उनको डिवाइड कर दिया, विच वर एक्चुअली विलेजेस और कोटम्स. द किंग्स वॉज द हेड, द किंग वॉज द हेड ऑफ चोला किंगडम. जो किंग था वो चोला किंगडम का हेड था. ही हैड ए मिनिस्ट्रियल काउंसिल. उसके पास एक मिनिस्ट्री थी, पूरी मिनिस्ट्रियल काउंसिल थी जो उसको अलग अलग इश्यूज़ पे एडवाइस देती थी. एंड एन ऑर्गेनाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. और उसके पास स्टाफ भी था. ऑफकोर्स इतने बड़े रीजन को चलाने के लिए, रूल करने के लिए स्टाफ की ज़रूरत होती है. Cholas also constructed a good network of roads which helped in trade, commerce and communication. जो चोलास थे वो कंस्ट्रक्ट कर रहे थे एक गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, जो कि उनको काई में हेल्प करती थी, ट्रेड, कॉमर्स एंड कम्युनिकेशन में. ठीक है. नाउ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. An important feature of the Chola administration was its local self government. जो important feature था चोला एडमिनिस्ट्रेशन का वो उसका था सेल्फ गवर्नमेंट का. A village was the primary unit of the society. एक विलेज जो होती है प्राइमरी यूनिट होती है किसी भी सोसाइटी की. ठीक है. The unique feature of an autonomous self-sufficient village was carried out was the village assembly. एक जो विलेज होता है उसमें कई सारी सभाएं होती है, जैसे यूआर हो गई, सभा हो गई, महासभा हो गई और नागरम हो गया. तो इसी में वो मतलब विश्वास करते थे कि सेल्फ गवर्नमेंट होना चाहिए हर एक नगर में, हर एक विलेज में. द यूआर वाज द जर्नल असेंबली. अब यूआर क्या हुआ करती थी? यूआर जो थी जर्नल असेंबली हुआ करती थी ऑफ द विलेज की, वेयर द लैंड वॉज हेल्ड बाय ऑल क्लासेस ऑफ पीपल. द सभा वॉज अ गैदरिंग. जो सभा हुआ करती थी, जितने भी मेल एडल्ट थे विलेज के वो सब उस सभा में इंक्लूड थे. और इट वॉज एन एक्सक्लूसिवली ब्राह्मण असेंबली. और एक वहाँ पर ब्राह्मण असेंबली भी हुआ करती थी. द नगरम वॉज एन असेंबली असेंबली ऑफ मर्चेंट्स. जो नगरम थे वो असेंबली थी किसकी? मर्चेंट्स की, जो कि परफॉर्म करती थी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस टाउन में. Irrigation. An extensive and well planned irrigation system was constructed by the Chola ruler. बहुत अच्छा इरिगेशन सिस्टम उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था रिवर कावेरी पे. ठीक है. उन्होंने बहुत सारे टैंक्स बनवाए, बहुत सारे वेल्स डेवलप करे, बहुत सारे डैम्स वगैरह उन्होंने बनवाए. इस पर उन्होंने एक बहुत बड़ा अमाउंट अपना खर्च किया था. राजेंद्र चोला बिल्ट एन आर्टिफिशियल लेक. उन्होंने एक आर्टिफिशियल लेक भी बनवाई थी नियर गंगाई कोंडा चोलापुरम. ठीक है. रेवेन्यू. अब उनके रेवेन्यू का मेन सोर्स क्या था? उनके इनकम का मेन सोर्स क्या था? रेवेन्यू. जो रेवेन्यू था, टैक्स था, वो कलेक्ट किया जाता था. प्रोफेशनल टैक्स एंड जो टैक्स वहाँ पर कलेक्ट किए जाते थे वो कौन कौन से थे? प्रोफेशनल टैक्स, टैक्स ऑन ट्रेड, फॉरेस्ट, माइंस, इरिगेशन, सॉल्ट, इन सब पे वो टैक्स चार्ज करते थे. द स्टेट चार्ज्ड 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस एज द लैंड रेवेन्यू. लैंड रेवेन्यू उनका कितना प्रोड्यूस, जैसे उनके कितने की प्रोडक्शन हुआ है इस बार उनकी लैंड पे, उस पे से 1/3 उसका एज ए टैक्स कलेक्ट किया जाता था. और ये टैक्सेस किस लिए यूज़ किए जाते थे? फॉर मेंटेनिंग द आर्मी एंड अदर स्टेटली अफेयर्स के लिए ये टैक्सेस यूज़ किए जाते थे. और टैक्सेस कौन कलेक्ट करता था? विलेज असेंबलीज ये कलेक्ट करती थी. आर्मी और नेवी. जो आर्मी एंड नेवी वर द मोस्ट पावरफुल पार्ट्स ऑफ द चोला किंगडम. आर्मी और नेवी जो थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी चोला किंगडम की. आर्मी कंसिस्टेड ऑफ एलिफेंट्स, कालवेरी, इन्फेंट्री. चोला नेवल फोर्सेस कंट्रोल द कोरोमंडल एंड मालबार कोस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल रीजन. मतलब उनकी जो आर्मी थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, अलग अलग उनके पास क्या थे? हथियार वगैरह हुआ करते थे. चोला टेम्पल एंड आर्किटेक्चर.
टेम्पल अंडर चोलाज वर द चीफ सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, मतलब सबसे जो रिक्रिएशन यानी एंटरटेनमेंट का उनका सोर्स वही था टेम्पल्स, और जो भी सोशल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होती थी वो भी उनकी टेम्पल में होती थी। टेम्पल वर ए काइंड ऑफ कॉन्ग्लोमेरेशन ऑफ ऑल कल्चर्स एंड ट्रेडिशन इन द एम्पायर। द विलेज असेंबलीज कंडक्टेड देयर मीटिंग हियर, टेम्पल्स में वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे, जो भी एक्टिविटीज़ होती थी टेम्पल्स में करते थे, उनकी मीटिंग भी टेम्पल्स में ही होती थी। टेम्पल आर्किटेक्चर फॉलोड बाय ड्रेविडियन स्टाइल, जो टेम्पल का आर्किटेक्चर था उसकी बनावट थी वो कैसी थी, ड्रेविडियन स्टाइल थी, एंड अटेन न्यू हाइट ड्यूरिंग दिस पीरियड। द चीफ फीचर ऑफ द चोला टेम्पल इज द विमाना और शिकारा विच वॉज लेटर एक्लिप्स्ड बाय द ऑर्नामेंटेड गोपापुरम्स और गेटवेज। ठीक है, मेटल और स्टोन इमेजेस कार्व्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, जो मेटल और स्टोन इमेज है वो इस दौरान कार्व करी गई, बनाई गई। मोस्ट फेमस जो थी इनमें से वो कौन सी थी, प्रदक्षिणा पाथ ऑफ द राजराजेश्वरा टेम्पल। राजराजेश्वरा टेम्पल में जो प्रदक्षिणा पाथ है वो सबसे इनका फेमस था, फेमस इमेज कार्व्ड की थी इन्होंने। जो फेमस नटराज और द डांसिंग शिवा एट द ग्रेट टेम्पल ऑफ चिदम्बरम, ये भी बहुत फेमस थी। ये नटराज की आप साइड में पिक्चर देख सकते हैं, ये रही। ठीक है, नाउ many religious cults and sects also come to prominence during this period, like Bhakti or devotion to God and Linge sect in the 12th century. Now agrarian expansion in the Tamil region, अब एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्सपेंशन हुआ। चोला पीरियड वॉज वन ऑफ द प्रॉस्पेरिटी एंड देयर वॉज अ राइज इन द इकनॉमी। जो चोला पीरियड था वो एक बहुत ही प्रॉस्पेरस, बहुत ही अच्छी इकनॉमी थी। ठीक है, अच्छा उनके पास पैसा हुआ करता था, बहुत अच्छे से वो इकनॉमी को चलाया करते थे। द स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज़ प्रमोटेड एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड कॉमर्स। जो स्टेट और लोकल अथॉरिटीज़ होती थी वो किसको प्रमोट करती थी, एग्रीकल्चर को, ट्रेड को और कॉमर्स को। देयर वर प्रोविज़न फॉर लैंड सर्वेज, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लैंड एंड असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। वहाँ पर प्रोविज़न किस किस के प्रोविजंस थे, लैंड सर्वे वहाँ पर करे जाते थे, क्लासिफिकेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ लैंड एंड असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। जिस तरह की लैंड होती थी उस तरीके से उनसे असेसमेंट किया जाता था, लैंड रेवेन्यू उस तरीके से उनको बताया जाता था कि आपकी लैंड पे इतना रेवेन्यू है। द काउंसिल वॉज डिवाइडेड इंटू ए नंबर ऑफ स्मॉल कमिटीज़ एंड ईच कमिटी लुक आफ्टर वन एस्पेक्ट ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जो काउंसिल थी उनको किस में डिवाइड किया गया था, स्मॉल कमिटीज़ में। हर एक कमिटी किस पे लुक आफ्टर करती थी, लुक आफ्टर वन एस्पेक्ट ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि यहाँ पर एक टैंक कमेटी थी जो कि इरिगेशन का ध्यान रखती थी। वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज्ड फॉर इरिगेशन, जैसे कि वाटर टैंक और कैनाल। ठीक है, अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू वॉज केप्ट फॉर रॉयल यूज़। जो पार्ट है एक रेवेन्यू का वो किसके लिए रखा जाता था, रॉयल यूज़ के लिए। एंड द रेस्ट वॉज स्पेंट ऑन द वेलफेयर ऑफ पीपल, और बाकी का किस पे खर्च कर दिया जाता था, लोगों के ही वेलफेयर वगैरह पे वो खर्च कर देते थे। चोला सोसाइटी was the Brahmins and the merchant class were the most respected। चोला सोसाइटी में जो ब्राह्मण थे और जो मर्चेंट क्लास थे, ट्रेडर्स हुआ करते थे, वो सबसे रेस्पेक्टेड माने जाते थे। द किंग्स गेव ग्रांट्स ऑफ लैंड, समटाइम इवन होल विलेजेस टू द ब्राह्मण्स। कई बार जो किंग है वो कई बार लैंड दे देता था ब्राह्मण्स को और कई बार तो पूरे विलेज ही दे देता था। दीज वर नोन एज ब्रह्मदेया विलेजेस, और इनको क्या किस नाम से जानते थे, ब्रह्मदेया विलेज के नाम से। अपार्ट फ्रॉम दिस लैंड ग्रांट्स वर ऑल्सो मेड टू टेम्पल्स, और इसके अलावा जो लैंड जो है वो टेम्पल्स बनाने के लिए भी वो लोग दे देते थे। द कंसर्न विलेज वर कॉल्ड देवदानम विलेजेस, और ऐसे विलेजेस को क्या कहा जाता था, देवदानम विलेजेस कहा जाता था। द लैंड ग्रांट्स वर ऑल्सो मेड टू जैन इंस्टीट्यूशन, जो लैंड ग्रांट है वो जैन इंस्टीट्यूशन को भी दे दिए जाते थे, और इस डोनेशन को क्या कहा जाता था, पाली चंदनम। As per the royal charter inscribed on stones and walls on various temples, there are 4 type of villages। ठीक है, जिस हिसाब से वॉल्स और स्टोन्स पे लिखा गया है यहाँ पर 4 तरीके के विलेज है। कौन कौन से, वेलान वागी पीजेंट प्रोप्राइटरशिप, ब्रह्मदेया, देवदानम एंड नगरम। The socio-economic structure of the rural society under the Cholas was dominated by the Nadus। ठीक है,
इन देवदानम विलेजेस ऑल द लैंड वॉज वेस्टेड इन एंड अंडर द कस्टडी ऑफ टेम्पल। जो देवदानम विलेजेस थे उसमें जितनी भी लैंड थी वो किसकी कस्टडी में होती थी? टेम्पल की कस्टडी के अंडर होती थी। द टेम्पल एंड इट्स फंक्शनरीज कुड नॉट इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। जो टेम्पल है और उनकी फंक्शनरीज मतलब उनके जो भी पार्ट्स हैं टेम्पल में जो फंक्शन करते हैं वो जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होते थे। हैंस द टेम्पल लैंड्स वर गिवन ऑन लीज टू फ्यू वेल्दी इंडिविजुअल्स हु डिड नॉट डायरेक्टली कल्टिवेट बट असाइन देम टू कल्टिवेटर्स। लेकिन जो वो टेम्पल की लैंड थी जो ऐसे ही पड़ी हुई होती थी वो किसको दे दी जाती थी? लीज पे दे दी जाती थी वेल्दी इंडिविजुअल्स को, और वो जो है डायरेक्टली उस पर कल्टिवेट नहीं करते थे, वो कल्टिवेटर्स को इसको असाइन कर देते थे। Thus in Devdanam villages a multi-tier again agrarian setup evolved, landlord, tenants and cultivators। और बहुत सारे मल्टी टायर एग्रेरियन यहाँ पर सेटअप हुए, जैसे कि लैंडलॉर्ड हो गए, टीनेंट होगा, कल्टीवेटर। लैंडलॉर्ड मंदिर की जो टेम्पल की लैंड थी वो तो लैंडलॉर्ड, टीनेंट जिनको उन्होंने दी वेल्दी इंडिविजुअल्स, और कल्टीवेटर्स जिसको आगे वेल्दी इंडिविजुअल्स ने दी ताकि वो उस लैंड पे कल्टीवेट कर सके। Hence, we conclude that agriculture was not a mere mode of production। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्रीकल्चर एक लौता सोर्स नहीं है वहाँ पर प्रोडक्शन का, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, द लैंडेड वेल्थ वॉज द मेन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल इन द रूरल सोशल हायरार्की। ओके, सो स्टूडेंट्स वी completed our chapter number 2. For today your homework is just read this chapter and try to find out the new type questions. Okay, we will meet tomorrow.